नमस्कार दोस्तों, मैं प्रशांत सिंह आपका स्वागत करता हूं हमारे सक्सेस वाला यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग आमने-सामने आए हैं एनडीए आयोटा 2.0 2025 के लिए। हम लोगों ने पिछली कक्षाओं में देखा था कि पाषाण काल, हड़प्पा सभ्यता, ऋग्वैदिक काल और उत्तर वैदिक काल। आज हम लोग पढ़ेंगे बौद्ध और जैन की क्रांतियाँ, कि किस तरह से छठी शताब्दी में ये क्रांतियाँ हुई और क्या कारण थे जो ये क्रांतियाँ हुई। एग्ज़ाम में क्या होता है कि कभी-कभी कुछ चीज़ें पढ़ी नहीं हुई होती, समझी हुई आती हैं। इसका मतलब कहने का क्या है कि हम जो पढ़ते हैं और जो लिखते हैं उसके अलावा भी कुछ चीज़ें आ जाती हैं समझने वाली। अब समझने वाली चीज़ क्या है? क्यों क्या कारण थे जो ये जैन और बौद्ध की क्रांतियाँ हुई? अच्छा खासा ऋग्वैदिक काल चल रहा था, वेदों पे आधार चल रहा था, तो ये कारण थे आपके कर्म कांडों में हुई वृद्धि। अब कर्म कांडों में वृद्धि कैसे हुई? यज्ञ बढ़े, उनकी जानवरों की बलि दी जाने लगी, आहुतियाँ होने लगी, तो इन सब ने थोड़ा-सा परेशानियाँ उत्पन्न की समाज में। उत्तर वैदिक काल में हम लोगों ने देखा था कि दास राग युद्ध हुआ था, आर्यों अनार्यों के बीच में, कुछ लोग दास बने, है ना? तो इस तरह से चीज़ चली। तो हम लोग आज जो पढ़ेंगे, उसमें हम लोग पढ़ेंगे कि बौद्ध और जैन क्रांतियाँ, क्रांतियाँ, तो ये क्या कारण थे जो ये क्रांतियाँ हुई? तो हम लोग जानते थे कि उत्तर वैदिक काल में लोहे की खोज हो चुकी थी। अब लोहे को आधार बनाकर आर्थिक उत्पादन और बढ़ गया। जंगलों की सफाई की जाने लगी, आग लगाकर आग भी आ गई थी। खेती ज़्यादा होने लगी जिससे उत्पादन बढ़ा तो उसके जो ज़्यादा उत्पादन हुआ उस पर अधिकार के लिए कोई लोग तो आगे आएंगे ना, तो वो था राजा। उसने अपनी सेना में वृद्धि की। अब उसने एक सेना रखने लगा, वो स्थायी सेना। मंत्रिपरिषद में वृद्धि हुई उसकी। इस तरह समाज का आधार बढ़ा। तो समाज में चार जातियाँ रहती थी, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। इस काल तक ये सब चीज़ें धीरे धीरे स्पष्ट होने लगी। तो ब्राह्मण और क्षत्रियों को तो अधिकार मिल गए। अब वैश्य की स्थिति भी इसी काल में मजबूत होने लगेगी। यह युग जो है छठवीं शताब्दी का युग है। कौन सा युग है? छठवीं शताब्दी का युग है। छठवीं शताब्दी ईसा पूर्व का। ईसा पूर्व। ठीक। तो इनमें परिवर्तन के कारण क्या है पहले तो ये जान लीजिए। क्योंकि एग्ज़ाम जो आपका आता है वो बनाता है यूपीएससी, और वो इस हिसाब से क्वेश्चन पूछेगा आपसे। कभी कभी तो सिंपल क्वेश्चन पूछ लेता है और कभी कभी पूछता ही नहीं है। आप अपने पिछले साल के पेपर देखेंगे तो उसमें कभी कभी कुछ चीज़ें पूछी ही नहीं है, लेकिन कभी कभी पूछी हैं तो अच्छे से पूछी हैं। इसलिए चीज़ को समझिए अच्छे से, तो अच्छे से चीज़ आएगी। ठीक। परिवर्तन क्या हुए? परिवर्तन हुए लोहे की खोज से। परिवर्तनों को जन्म दिया। अब ये कैसे जन्म दिया इन्होंने, अब ये देखते हैं हम लोग। तो जन्म ऐसे दिया, इसकी खोज से आर्थिक परिवर्तन हुए। आर्थिक परिवर्तन। आर्थिक परिवर्तनों में कुछ चीज़ें थी, जैसे खेती बढ़ी। हम्म, खेती का विस्तार लिख लेते हैं ना, विस्तार हुआ। और क्या हुआ? व्यापार बढ़े, व्यापार बढ़ा। और जो महत्वपूर्ण कारण था वो था फसल उत्पादन, फसल का उत्पादन। फसल उत्पादन। जिस तरह मैथ को समझने के लिए फॉर्मूले की ज़रूरत पड़ती है ना, साइंस को समझने के लिए थोड़े लॉजिक चीज़ें समझनी पड़ती हैं, उसी तरह इस सब्जेक्ट को समझने के लिए, हिस्ट्री को या फिर और भी जो सब्जेक्ट आपकी ज्योग्राफी है, तो उनकी बेसिक चीज़ें समझनी पड़ती हैं।
तो यही वो बेसिक चीज़ें हैं जिनसे हम आगे की तैयारी कर सकते हैं आसानी से। ठीक, इसलिए पढ़ना ज़रूरी है। एग्ज़ाम में पूछे तो नहीं जाते, लेकिन ये किसी न किसी रूप में हमारे सामने आ जाते हैं, एकदम से प्रकट हो जाते हैं। तो फसल उत्पादन बढ़ा। इन आर्थिक परिवर्तनों ने कुछ और परिवर्तनों को भी जन्म दिया, और वो परिवर्तन थे हमारे राजनीतिक राजनीतिक ये परिवर्तन है, ठीक है। तो कौन कौन से परिवर्तन हुए? राजनीतिक परिवर्तन हुए, सामाजिक परिवर्तन हुए, और धार्मिक या सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। तो यहाँ हम लोग लिख लेते हैं धार्मिक परिवर्तन। ठीक, तो ये सब कारण थे आर्थिक परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, ये सब चीज़ें भी हुई। राजनीतिक परिवर्तन में राजा की शक्ति बढ़ी। इसमें क्या हुआ? राजा की शक्ति बढ़ी। शक्ति कैसे बढ़ी? आय बढ़ी तो शक्ति बढ़ी। किसी की अगर आय बढ़ेगी तो शक्ति भी बढ़ेगी। ठीक, सामाजिक में अब यहाँ जो एक ब्राह्मण क्षत्रिय के अलावा वर्ण था, वो था वैश्य वर्ण। अब इसको भी भैया सम्मान चाहिए थी, इसको भी अब सम्मान चाहिए था, क्योंकि ये व्यापारिक वर्ग था, व्यापार में अपना करा। तो वैश्य वर्ण को सम्मान चाहिए। एक तो ये कारण हो गया। धार्मिक परिवर्तन, धार्मिक परिवर्तन इसलिए हो गए क्योंकि यहाँ पे यज्ञों की भरमार हो गई, तरह तरह के यज्ञ किए जाने लगे। कर्मकांड और बलि के कारण लिख लेते हैं ना। अब इन सब चीज़ों के कारण ये परिवर्तन हम लोग को दिखने लगे। ठीक, एक चीज़ आई और इस समाज में, बढ़िया चीज़ थी वो है श्रेणियाँ। अब श्रेणियाँ क्या हैं? कभी कभी इनके बारे में पूछा जाता है। श्रेणियाँ क्या हैं? एक ही जैसे व्यवसाय या व्यापार करने वाले लोगों को इसमें रखा गया। जो एक ही तरह का व्यापार या व्यवसाय करती थी, उनको हम लोग श्रेणियाँ कहा गया। ठीक, तो हम लोग लिख सकते हैं कि एक ही एक ही जैसे व्यापार करने वाले जो लोग थे, उनको क्या कहा गया? श्रेणियाँ। अब इसमें भी दो तीन चीज़ें थी। क्या चीज़ें थी वो? इसके क्रम कुछ बन गए, है ना। इनको क्या कहा गया क्रम के रूप में? इसी के कुछ भाग बने। एक था श्रेष्ठी, और एक था सार्थवाह, और एक था कुलिक। कुलिक को, अब ये लोग कौन थे? श्रेष्ठी जो था बैंकर था एक तरह का, जो धन देता था, है ना। तो हम लोग इनके बारे में भी आगे पढ़ेंगे, तो इनके हम लोग आगे लिख देते हैं ये बैंकर थे, है ना। बैंकर। सार्थवा क्या था? ये व्यापारी वर्ग था, जो भाई बैंक से लोन लेगा, कौन बनेगा? व्यापारी। कुलिक कौन थे? ये कारीगर थे व्यापारियों के, इनको हम लोग बोल देंगे कारीगर। एक तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, अगर पूछी जाए आपके तो आ सकते थे। अब इनका भी और भी खासियत इनकी थी कि ये अपने नियम बना सकते थे, अपने सिक्के भी जारी करते थे कुछ कुछ, और इनके नियम भी थे। इनके समूह को निगम कहते थे, है ना। पड़ी जैसा एक सिक्का चलाया उन्होंने, तो इस तरह के इन्होंने काम किए। ठीक, तो अब ये हो गया। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, श्रेणियाँ। तो कभी पूछा जाए श्रेणियाँ कौन है, तो एक जैसे व्यापार करने वाले लोग थे, इसमें तीन लोग आते थे, श्रेष्ठी, सार्थवा और कुलिक। श्रेष्ठी कौन है? बैंकर। सार्थवा व्यापारी, और कुलिक कारीगर। अब अब क्या होगा आगे? अब कुछ दार्शनिक भी आए। भाई कर्मकांड बढ़े
तो सामाजिक और जो धार्मिक परिवर्तन हुए उसमें कर्मकांड बढ़े। तो कुछ दार्शनिक है, कभी कभी पूछा जाता है कि अजित केस कम्बलिंग कौन थे, या पुराण कश्यप कौन थे, है ना, भगवत कात्यायन कौन थे, इन सब के बारे में पूछा जाता है। तो इन सब के बारे में हम लोग को जानते हैं। ठीक, तो हम लोग देखते हैं कि कौन कौन से दार्शनिक हुए। तो लिख सकते हैं कि हम लोग इसमें लिख लें कि इस काल में कर्मकांड के विरुद्ध अनेक मत व दार्शनिक, है ना, दार्शनिक आए। भाई ओपिनियन तो किसी न किसी का रहेगा ना, कि किन चीज़ों के लिए आए। तो अलग अलग लोगों ने अपने अपना दर्शन दिया। तो इसमें देखते हैं हम लोग, एक था दर्शन भौतिकतावादी, इनके थे दार्शनिक अजित केस कम्बलिन। इन्होंने भौतिकतावादी दर्शन दिया कि हर चीज़ भौतिक है, आप इनको स्वीकार करिए। तो हम लोग ऐसे लिख लेते हैं इसको, मत लिख लें या फिर दर्शन यहाँ कर देते हैं ना, और यहाँ लिख देते हैं दार्शनिक, है ना, यहाँ लिखते हैं दार्शनिक। कुछ विशेष अगर हुआ तो वो भी हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। एक दर्शन था भौतिकतावादी। अब भौतिकतावादी दर्शन की क्या खासियत थी? एक तो इससे आगे चल के एक दर्शन आया चार्वाक दर्शन, है ना, उसमें कहा गया है कि आप ऋण लेके घी पीजिए, चाहे उधारी लेके आपको जीवन यापन करना हो यापन करिए, सब चीज़ नश्वर है, सब यहीं रह जाएंगी। आप इस तरह के दर्शन को देखिए। तो भौतिकतावादी दर्शन के दार्शनिक कौन है? अजित केस कम्बलिन, अजित केस कम्बलिन। ठीक, अजित केस कम्बलिन। इसी तरह और भी दर्शन आए। एक दर्शन आया अक्रियावादी, इसके थे पुराण कश्यप। ठीक, कौन सा दर्शन था? अक्रियावादी। इन्होंने कहा कोई क्रिया ना करिए, इन्होंने कहा ना तो कोई कर्म है और ना ही कोई पुनर्जन्म है। अक्रियावादी, ये पुराण कश्यप, पुराण कश्यप। ठीक, एक तो ये थे। तो इन्होंने क्या कहा? ना तो कोई क्रिया है और ना ही कर्म, अतः जो इच्छा हो वो करिए। अक्रियावादी, कोई क्रिया नहीं करने को कहा इन्होंने। ठीक, जो इच्छा हो वो करो, कोई मतलब नहीं किसी चीज़ से। इसी तरह एक दर्शन आया अनित्यवाद, अनित्यवादी बोला गया उन्हें, कि कोई चीज़ सृष्टि में नित्य नहीं है, बदलती रहती है। अनित्यवादी। अनित्यवादी कौन थे? फकुत कत्यायन। क्या थे? फकुत कत्यायन। इसी तरह एक आए नियतिवादी, वो नियति पे विश्वास करते थे, इसलिए थे वो नियतिवादी। इस तरह के दार्शनिक जो हैं हर समय मिलेंगे आपको। इसके दार्शनिक थे मखली गोसाल। कौन थे? मखली गोसाल, मखली कुत गोसाल। मैच द फॉलोइंग में कभी कभी इस तरह पूछ लेते हैं, तो इसलिए आपको चीज़ें ये याद रखनी जरूरी हैं, नहीं तो आपका ठन ठन गोपाल हो जाएगा। एक एक दार्शनिक थे अनिश्चयवादी।
इन्होंने कहा कोई चीज़ निश्चित नहीं है। अनिश्चयवादी। ये कौन थे? संजय बेलठपुत। पुत, ठीक। तो ये चीज़ें हैं, तो ये इम्पोर्टेंट ही हैं, इसलिए ये लिखवाए हैं, और ये एग्ज़ाम में आपके आएंगे ही आएंगे, इसलिए इनको आप सहर्ष से स्वीकार करिए और इसको पढ़िए, तो बिना पढ़े तो कुछ होने वाला नहीं है कि नहीं? ये हो जाएगा? बिना पढ़े कुछ हो जाएगा तो बताइए, नहीं होगा ना, इसलिए तो ये सब चीज़ें थी, ठीक। तो ऐसे थोड़ा छोटा कर देते ना, ठीक, ये हो गया। समझ में आ रहा होगा, आशा करता हूँ आपको। अगर कुछ समझ में ना आए तो आप मुझसे बता दीजिएगा, क्योंकि राइटिंग में थोड़ी सी गलतियाँ होती हैं मेरे से। तो अनित्यवादी, ठीक। तो अक्रियवादी ने कहा जो इच्छा है वो करिए। अब इसके बाद एक हमारे आए महावीर स्वामी, उन्होंने भी कुछ चीज़ें दी अपनी, मत दिए। अब इन दार्शनिकों की कमियां क्या थी, हम लोग ये पहले जान लेते हैं। इन दार्शनिकों ने क्या किया, अपने मत और दर्शन दे दिए, बता दिए कि ऐसे ऐसी चीज़ें हैं, लेकिन उपचार नहीं बताया। ऐसे समझ लीजिए कि किसी डॉक्टर ने आपको बीमारी तो बता दी, लेकिन उसकी दवा ना बताई। तो बीमारी तो उन्होंने बता दी कि समाज में ये बीमारियां हैं, है ना, लेकिन उस समाज को इलाज की ज़रूरत के लिए जो दवा औषधि की ज़रूरत है वो नहीं बताई, ठीक। तो ऐसा समझिए, इन्होंने दर्शन तो दे दिया अपना, मत दे दिए, ओपिनियन बता दिया कि ऐसा ऐसा होना चाहिए, लेकिन उसका इलाज नहीं बताया। भाई किसी चीज़ का क्योर तो होना चाहिए ना, है। ठीक। तो ये हो गया। अब आगे क्या, अब आगे हम लोग देखेंगे कि कुछ महाजनपद आ जाएंगे। कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि महाजनपद हैं कौन कौन से। हम लोगों ने देखा है कि एक अगुंतर निकाय हमने पढ़ाया था, शायद अभी पढ़ाया नहीं, लेकिन आएगा अगुंतर निकाय, बौद्ध धर्म में आएगा वो। ये गौतम बुद्ध के जो निकाय थे उसी में कुछ चीज़ें आएंगी, तो उसमें एक अगुंतर निकाय है, उसमें महाजनपदों के बारे में बताया गया है। कभी कभी प्रश्न आता है कि 16 महाजनपद जो हैं इनका वर्णन किस चीज़ों में मिलता है। तो ऑप्शन आएगा भगवती सूत्र, अगुंतर निकाय, या दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो दोनों, भगवती सूत्र और अगुंतर निकाय, तो इस तरह की चीज़ें मिलती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, है ना। फिर उसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग जारी रखेंगे क्लास को, ठीक है। तो महाजनपद में ये सब चीज़ें आएंगी, वो लिखवा दूंगा। उसके बाद हम लोग आ जाएंगे डायरेक्ट गौतम बुद्ध के बारे में या बौद्ध धर्म के बारे में। वो इम्पोर्टेंट है, उससे कभी कभी एक या दो क्वेश्चन आ ही जाते हैं, बौद्ध और जैन दोनों को मिलाकर एक या दो प्रश्न तो बन ही जाते हैं। तो आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए, एग्ज़ाम धीरे धीरे करीब आ रहा है, जनवरी से फरवरी हो गया है, और मार्च भी बहुत जल्द हो जाएगा। ठीक, ओके, थैंक यू।